ठीक है, देखो इधर लास्ट क्लास में वी हैव सीन दैट कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो फिर ये पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो लगातार पार्टिकल का चेंज हो रहा है, तो ये पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कल में घूम रहा होगा। v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। सो व्हेन इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, v यानी स्पीड एंड ओमेगा, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों होंगे कांस्टेंट। इस पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि हम अल्फा आर से भी डिफाइन करते हैं, जो कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड से भी डिफाइन करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। याद रखना, ये मत कहना पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, सिर्फ टेंजेंशियल पार्ट 0 है। सेंटर की तरफ तो एक्सेलरेशन होगा ना, विच इज हाउ मच? v स्क्वायर बाय आर। स्पीड कांस्टेंट है गौरांग, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर विल बी कांस्टेंट। क्या ये सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है कि स्पीड कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा? गलत, डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका। एक्सेलरेशन है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अभी इधर है। जब ये पार्टिकल टॉप पे पहुंचा, पार्टिकल की स्पीड इस तरफ होगी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन v स्क्वायर बाय आर ऐसा हो जाएगा। वेलोसिटी का भी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लगातार। तो ये मत कहना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, v स्क्वायर बाय आर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा और अल्फा भी 0 होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। प्रमेयर, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या था? हरनूर, व्हाट इज अल्फा? हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी ओमेगा बाई डी टी। और ओमेगा तो क्योंकि कांस्टेंट है, तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा? 0। भाई ओमेगा तो बदल ही नहीं रहा, सो डी ओमेगा तो 0 है, तो अल्फा की वैल्यू वो तो यहाँ भी दिख रहा है 0 है। तो प्लीज ये मत बोलना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0 है। सिर्फ एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल पार्ट 0 है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सो यू कैन से दैट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगल हमेशा कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा एंगल। ठीक, यही पार्टिकल अगर इस तरह से सर्कल में घूम रहा होता और सर्कल में घूमते घूमते इस पार्टिकल की अगर स्पीड इंक्रीज कर रही होती, इसका मतलब अब पार्टिकल के पास टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होता, सेंट्रीपिटल कंपोनेंट भी होता। ये दोनों एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं। इस केस में at 0 है, तो जो नेट एक्सेलरेशन है वो ac के ही बराबर है। यही नेट एक्सेलरेशन है, क्योंकि at तो है ही नहीं। इस केस में अब अगर स्पीड बढ़ रही है पार्टिकल की, तो इसका मतलब at है, इसका मतलब अल्फा एग्जिस्ट करेगा। अगर ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है सर्कल में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, जो कि लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हमने क्या देखा हुआ है लास्ट क्लास में? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड तेज करते जाएंगे, ओमेगा भी तो तेज होता जाएगा, है ना? ओमेगा है, इसका मतलब अल्फा भी इस केस में एग्जिस्ट कर रहा है, डी ओमेगा बाई डी टी, और एल्स ये एट इज अल्फा आर। ठीक, ये भी आपके मन में डाउट, आपसे मैं कहता हूं एक्सेलरेशन कितना है सर्कुलर मोशन में, आप सिर्फ बोलते हो अल्फा आर ना। अल्फा आर तो सिर्फ एक कंपोनेंट है, सेंट्रीपिटल भी तो है। फिर अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर तुम्हें देगा नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में अगर स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इधर होगा, सेंट्रीपिटल कंपोनेंट इधर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट नेट एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट आएगा। मैं आपको ऐसे स्टेटमेंट दे दूंगा
कि यार पता है सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल एक्यूट है, तो तुम तुरंत समझ जाओगे स्पीड बढ़ रही है। नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल एक्यूट है। इमीडिएटली आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अच्छा नेट एक्सेलरेशन ये रहा, यानी इसका कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ है यानी टेंजेंशियल, वो वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में है, उल्टे डायरेक्शन में भी हो सकता था, है ना। तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। अच्छा स्पीड बढ़ रही है तो अल्फा का डायरेक्शन भी ऐसा ही होगा, ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया। ये ओमेगा, ये अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, आगे जाके पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे रोटेटिंग वाले फिजिकल क्वांटिटीज जिनसे हम रोटेशनल मोशन एक्सप्लेन करते हैं, ये सारे एक्सियल वेक्टर्स हैं। क्या बोलते हैं इनको? एक्सियल। रोटेटिंग नाम, एक्सियल वेक्टर्स प्रॉपर नाम है इनके। ओमेगा की सेंस में अपना राइट हैंड घुमाओ तो ये थंब बताएगा ओमेगा का डायरेक्शन। कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हो ओमेगा का डायरेक्शन किधर है सर, एंटी क्लॉकवाइज है, कॉमन लैंग्वेज हो गई। ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज है ओमेगा का डायरेक्शन। बट प्रॉपरली यूज से ये रहा ओमेगा का डायरेक्शन, अल्फा का डायरेक्शन भी उधर ही है। तो अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन होगा सेम। नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच एंगल आएगा एक्यूट। अगर स्पीड घट रही है तो उस केस में अगर पार्टिकल की स्पीड इज डिक्रीजिंग, ये सारी चीजें ऐसे ही लिखी जाएंगी। बस इस केस में ये पार्टिकल की वेलोसिटी अगर इधर है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इधर होगा। सेंट्रीपिटल को इन सब से कोई लेना देना नहीं है, उसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगा। ठीक, तो ये AC आ गया, AT आ गया, AC और AT के बीच ये रिजल्टेंट आ गया ए नेट। ए नेट की वैल्यू तुम वैसे ही बता सकते हो, दिस नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू रूट ओवर ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ऐसे बता सकते हो आप नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब इस बार वेलोसिटी वेक्टर और नेट एक्सेलरेशन के बीच का एंगल आएगा ऑब्ट्यूज। अब क्योंकि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा होगा। जैसे 1D मोशन हम पढ़ते थे ना, हम कहते थे एक्सेलरेटेड मोशन तो मतलब v और a का डायरेक्शन सेम, रिटार्डेड तो v और a का डायरेक्शन उल्टा। ओमेगा और अल्फा के लिए यहां ऐसा ही है, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ओमेगा और अल्फा दोनों का डायरेक्शन सेम। कल को आप हायर पढ़ोगे तो ऐसा भी आएगा ओमेगा और अल्फा के डायरेक्शन में कोई एंगल है, वो हमारे सिलेबस में नहीं आएगा ज्यादा, ज्यादा क्या ना के बराबर। तो अगर ओमेगा बढ़ता जा रहा है, जैसे ही तुमने यहां ये फैन को ऑन किया तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई, तो इसका मतलब ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन सेम है। कांस्टेंट स्पीड पे आ गया फिर अल्फा मतलब 0 हो गया, है ना। अब जैसे ये फैन का मोशन है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये फैन घूम भी रहा है साथ साथ स्विंग भी कर रहा है, ऐसे ऐसे दो दो रोटेशनल मोशन है इसमें। एक तो ब्लेड्स ऐसे ऐसे घूम रही हैं इसकी फैन की, ऊपर से ये पूरा फैन ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है, तो इसमें दो दो रोटेशनल मोशन है। ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे आएंगे हमारे सामने, वी विल डील विद दैट। सो फिलहाल अगर स्पीड बढ़ती जा रही है तो संप्रीत बेटे ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन सेम है, स्पीड घटती जा रही है तो ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन अपोजिट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नेट के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज। नोट करो इसको। ठीक है, लिख लो इसके बारे में ओमेगा और अल्फा। इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ स्पीड इज, ये क्या बोल रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थोड़ा ना होगा। इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग इन सर्कुलर मोशन then omega and alpha will be in the same direction. If speed is increasing, then omega and alpha will be in the same direction. और ये वाला केस, if speed is decreasing,
then omega and alpha will be opposite to each other. If speed is decreasing, then omega and alpha will be opposite to each other. ठीक। और जो आप ये रिलेशन यूज करते हो ना, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, वो आप सिर्फ यूनिफॉर्म में यूज कर पाओगे। नॉन यूनिफॉर्म में तो टाइम पीरियड बदलता रहेगा। अगर पार्टिकल स्पीड अप होता जा रहा है तो पहला चक्कर कम टाइम में लगाएगा, दूसरा तो जल्दी लगा देगा, तेज होता जा रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो कोई तुक ही नहीं बनेगी टाइम। हाँ, ये पूछ सकता हूँ 7th रोटेशन में कितना टाइम लगा, समझ रहे हो? ऐसे तो नहीं बोलूंगा ना टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो नॉर्मली पीरियोडिक मोशन के लिए बोलते हैं, हर बार 2 सेकंड लग रहे हैं, हर बार 2 सेकंड, तो मैं कहूंगा बताओ टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड ये टर्म हम यूज करते हैं फॉर पीरियोडिक मोशन। मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे ग्रेजुअली ऐसे ऐसे मूव करा रहा हूं तो ये पीरियोडिक मोशन है। अगर इसको पहले स्लो फिर तेज फिर और तेज करते गए तो आई कैन नॉट से ये आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम थोड़ा ना रिपीट हो रहा है। तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा यहां और वहां यूज नहीं होगा। वहां सवाल आएगा 7वें रोटेशन में क्या टाइम, तो वो भी देखते हैं हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे उसको। क्लियर? या फिर इसी को एक और फॉर्म में हमने लिखा था क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन लिखा था। ओमेगा को क्या नया नाम दिया था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी। इट कैन बी कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इट कैन बी कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फिर ये भी देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ही, अगर ये पार्टिकल मान लो ये पार्टिकल घूम रहा है एट 60 आरपीएम, मान लो ये पार्टिकल एक सेकेंड में, एक मिनट में 60 चक्कर लगा रहा है 60 आरपीएम, ये कॉमन लैंग्वेज है ओमेगा बताने की, रोटेशंस पर मिनट। तो अगर आपको ये एंगुलर वेलोसिटी आरपीएम में गिवन है, रेडियंस में चाहिए, तो क्या करेंगे, रोटेशन, एक रोटेशन यानी कितना एंगल घूम गया 2 पाई, और मिनट को सेकंड में बदल दो। तो अगर तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी आरपीएम में गिवन है, रोटेशंस पर मिनट 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई करके रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। नोट कर लो इस चीज को। 1 आरपीएम इक्वल टू 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। 1 आरपीएम इक्वल टू 2 पाई बाय 60 रेडियंस पर सेकेंड। नाउ आगे देखना, अब अगर ये सर्कुलर मोशन में स्पीड बढ़ रही या घट रही है तो उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है या घट रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। अब दो केसेस आते हैं। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, मतलब मान लो मैंने तुमसे क्वेश्चन में कहा पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, ठीक, तो उस केस में फिर तुम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब तुम कहोगे कि सर ये इक्वेशंस तो हम यूज करते थे भाई, या तो मैं v बार इक्वल टू यू बार प्लस ए बार इंटू टी लगाऊं, वेक्टर नोटेशन में यूज करूं, वैसे तो नहीं कर रहा, ऐसे ही यूज कर रहा हूं, तो फिर तो मुझे बताना पड़ता था ना प्रोजेक्टाइल मोशन में कि ये इक्वेशन एक्स एक्सिस पे यूज हो रही है कि वाई एक्सिस पे। तो इस केस में ये इक्वेशंस टेंजेंशियल डायरेक्शन के लिए यूज हो रही हैं। ये वी यू स्पीड है, ए क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन तीनों इक्वेशंस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कहीं कोई काम नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम डायरेक्शन चेंज करने के लिए है। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और एस क्या है यहां पे, एस आर्क लेंथ है, नॉट डिस्प्लेसमेंट। ये मत कहना पार्टिकल यहां से यहां गया तो सर डिस्प्लेसमेंट लो 2r, आर्क लेंथ पाई आर मत लो ना, पाई आर लूंगा मैं। तो इन इक्वेशंस को यूज करते हुए दो बातों का खास ध्यान रखना कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और ये आर्क लेंथ है। मान लो तुमने सेकंड इक्वेशन को यूज किया एक पूरे रोटेशन के लिए, तो इसको क्या लिखोगे, 2 पाई आर नॉट 0। ये मत कहना सर पार्टिकल तो वहीं वापस आ गया, एस तो आपने पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट होता है।
जैसे पार्टिकल 5 मीटर आगे जाके एक्स एक्सिस पे 4 मीटर पीछे आ गया, एस को तो हम 1 लेते थे डिस्प्लेसमेंट, यहां ऐसा नहीं करेंगे। पार्टिकल ने अगर मान लो 2 चक्कर मार दिए गिवन टाइम पीरियड में, तो फिर 2 पाई आर इंटू 2 4 पाई आर लिखेंगे हम एस को। तो बस ये दो बातों का ध्यान रखना, ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और एस आर्क लेंथ है। और सुनो, इस पहली इक्वेशन को जरा आर से डिवाइड कर दो, v बाय आर क्या आ जाएगा, ओमेगा, u बाय आर आ जाएगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, at बाय आर आ जाएगा, a इंटू टी नहीं बोल रहा, a सफिक्स टी बोल रहा हूं, a ही रहने दो चलो, a बाय आर आ जाएगा अल्फा। तो ऐसे भी यूज कर सकते हो आप, ओमेगा इज इक्वल टू सॉरी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इस इक्वेशन को भी जरा आप r से डिवाइड करो, s अपॉन आर आ जाएगा थीटा, एंगल होता है ना आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये u बाय आर आ जाएगा ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो तुम्हारा मन, तुम चाहे ये इक्वेशन यूज करो या ये, दोनों से एक ही आंसर मिलेगा तुम्हें, दोनों मतलब इट्स द सेम थिंग। ये मत कहना सर मेरा मेथड डिफरेंट हो गया, देखो जरा, बोथ आर सेम थिंग्स कॉन्सेप्चुअली, चाहे उसे यूज कर लो चाहे इसे यूज कर लो। सेम वे ये इक्वेशन वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो अगर तुमने देखा सर्कुलर मोशन में स्पीड लगातार बढ़ रही या घट रही है, तो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है आकृति बेटे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप, क्या वो कांस्टेंट है, यस कांस्टेंट है, तो यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हुआ, मान लो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही वेरिएबल है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे जाओ, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक सेकेंड, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो अब इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करो। यहां पे क्या लिखते हो, a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, तो चाहो तो ये यूज कर लो, या फिर अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ये तो अल्फा की बेसिक डेफिनेशन ही थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर। और बाई चांस अगर मुझसे अल्फा की एवरेज वैल्यू पूछी है तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अपने ना फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग रखो, एवरेज वैल्यू हमेशा आती है लार्जर चेंजेस का रेशियो, जैसे वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, अल्फा की मैं कभी एवरेज वैल्यू पूछ दूं तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी करो, फिर आप फिर डी ओमेगा बाई डी टी की जरूरत नहीं। यहां यूज करते हो आप v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो v की जगह यहां यूज करो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ये भी तो ओमेगा की जनरल डेफिनेशन थी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है, द रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद टाइम। जैसे वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ शिवांश, सामने ध्यान होना चाहिए पूरा, जैसे वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी बताती है आप यूनिट टाइम में कितना घूमोगे, वेलोसिटी क्या बताती है, यूनिट टाइम में कितना चलोगे, एंगुलर वेलोसिटी क्या बताती है, यूनिट टाइम में कितना घूमोगे। ओके, फिर जैसे यहां यूज करते थे a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, तो यहां पे क्या यूज करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, डन। यही सब काम करना है सर्कुलर मोशन में, काइनेमैटिक्स। ये अब तक हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन का काइनेमैटिक्स का पार्ट, फोर्सेस की बात नहीं करी अब तक, आएगा वो भी आएगा सामने, समझ गए, नोट कर लो बेटे इसको अच्छे से। और नोट करते वक्त अपने दिमाग में भी इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिकॉल करो, सही तरीका समझो प्रिपरेशन का। 1 घंटे के लिए टिक के पढ़ने बैठे हो पूरे फोकस के साथ, कोई प्रेशर नहीं है, फालतू मिथ बना हुआ है ये पढ़ाई बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम इज हम डिस्ट्रैक्टेड माइंड लेके पढ़ने बैठेंगे, फिर पढ़ें बैठे भी और कुछ समझ भी नहीं आएगा, समझ में जो थोड़ा बहुत आया भी वो ऑफ कोर्स भूलेंगे, जैसे परसों की क्लास गायब। आप यू आर नॉट एबल, अब तुम कमजोर बच्चे तो हो नहीं, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, तो लापरवाही है ये। सो ट्राई टू वर्क ऑन दैट बेटे, 1 घंटे का टाइम भी नहीं निकल सकता क्या क्वालिटी टाइम, सोचो ना बेटा, ये क्रूशियल टाइम है 2 साल का। आप 2 साल बाद 2026 में आप देश के टॉप माइंड्स के साथ लड़ने का सपना देख रहे हो, तो भैया फिर अपने आप को तैयार भी तो करो। एक एथलीट जो भागे ही ना, प्रैक्टिस ही ना करे, और मैं जाऊंगा और रेस में पार्टिसिपेट, तो क्यों भाई, हार के आओगे फिर किसको जिम्मेदार ठहराओगे यार, अपने आप को और किसको।
आप अपने ब्रेन को ट्रेन तो करो उस हिसाब से इन एग्जाम्स के लिए। खाली क्लासेस कर लेना ओनली 30% ऑफ द जॉब डन। 70% इज जब आप घर पे बैठ के एकदम शांत दिमाग से कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हो, प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन से लड़ते हो, क्या गिवन है, क्या पूछा है, कैसे क्रैक करूं इसको, वो 70% ऑफ द जॉब है। और वो आप लोग कैजुअल लेते हो, खाते पीते चलते फिरते दोस्तों से डिस्कशन करते हुए पढ़ाई। अरे डिस्कशन अच्छी बात है, बट आपके पूरी तरह से दिमाग लगा लेने के बाद पहले खुद का दिमाग तो लगा लो, फिर डिस्कस करो। समझो बातों को बेटे, आपकी ग्रोथ के लिए। और इस तरह से जो बच्चा करेगा वो लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। वो आईआईटीज मिले, बिट्स मिले। अब एक कल स्टूडेंट बड़ी खुशी हुई देख के, उसको बिट्स में महंगा है, बट उसके इतने अच्छे मार्क्स आए बिट्स पिलानी में, कंप्यूटर साइंस विद फुल 100% स्कॉलरशिप फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। एक सेमेस्टर की फीस बिट्स की लगभग 3 लाख की है। बिट्स थोड़ा सा कॉस्टली है, ट्यूशन फीस ही 8 सेमेस्टर की 25-30 लाख है। पहले सेमेस्टर की 3 लाख में से 50,000 एडमिशन फीस, बाकी 2,59,000 समथिंग लेटर था उसका, वो पूरी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ऑफ बिट्स पिलानी। तो इंस्टीट्यूट्स भी रिकॉग्नाइज करते हैं आपका। अगर स्कोर मान लो गवेश तुम्हारी स्पीड बड़ी अच्छी है, तुम्हारी भी अच्छी है, कईयों की आप में से अच्छी स्पीड है, बिट्स पिलानी का एग्जाम है, उसमें बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट नहीं आते, बट प्रॉब्लम इज जल्दी जल्दी करना होता है। वहां पे अब उसने इतना अच्छा किया है कि उसकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ही ऑफ है। आपको कितनी खुशी होगी, देखो 2,60,000 ही बचा लिए पहले ही। तो और वो सब आप केपेबल हो। केपेबल ना हो तो मैं खुद ही बोल दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता समप्रीत बेटे। 4 घंटे यार, इस कोचिंग के अलावा, ये नहीं कहना 4 तो यही हो गए सर, बस इतना ही बोला था आपने। इसके अलावा 4 घंटे बेटे। मैं कहता हूं नहीं होता 3 घंटे पढ़ यार तू, बट क्वालिटी। उस वक्त कोई मोबाइल पास नहीं, कुछ नहीं, बच्चे सर गाने सुनते पढ़ रहे हैं, क्या बेवकूफी है, मुझे नहीं समझ में आती। तुम कहने को कह सकते हो मेरी पर्सनल, बट इतने साल हो गए देखते हो, आपका ना दिमाग का सर्टेन हिस्सा कॉन्सेप्ट्स पे इन्वॉल्व है। ये गाने सुनते सुनते पढ़ाई कौन सी होती है भैया? मूवी देखते हो गाने सुनते सुनते? वो तो खैर चलो पॉसिबल नहीं है, सुनोगे क्या? पढ़ाई पूरा फोकस आपका होना चाहिए काम पे। ट्राई टू डू दैट। क्लियर है ये? चेक करोगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अच्छा जी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या कांस्टेंट है क्या? यस कांस्टेंट है, गो अहेड यूज दिस। वेरिएबल है क्या? यस यूज दैट। इंटीग्रेशन करो, इक्वेशन लिखो। हाँ जी। अरे वो कंपेयर कर रहा था मैं एक्स के साथ लीनियर मोशन, ये ऐसे ही मैंने लिखा है बस 1D मोशन के लिए। ठीक है, लिखना है तो आर्क लेंथ ले लो, dl/dt, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, रेडियस 5 मीटर, इनिशियल स्पीड 0, AT इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए सफिक्स टी बेटा, ये इंग्लिश वाला एट थोड़ा ना लिख रहे हैं, ए सफिक्स टी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल स्पीड u 0। फाइंड नेट एक्सेलरेशन आफ्टर 1 फुल रोटेशन। फाइंड नेट एक्सेलरेशन आफ्टर 1 फुल रोटेशन। जब हम कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पढ़ते हैं, अब देखो सुनो मेरी बात, यही क्वेश्चन बुक में कैसे लिखा होगा? अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स नेट एक्सेलरेशन व्हेन इट कंप्लीट्स 1 रोटेशन। अब इतनी लैंग्वेज पे गौर नहीं करना, लैंग्वेज सब हटाओ। 4 चीजें पता है, सर्कल है, सर्कल का रेडियस, पार्टिकल की इनिशियल स्पीड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक रोटेशन के बाद कह रहा है नेट एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन पढ़ के ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में कैप्चर हो गई। अब काम करो इस पे। ऐसा तुम लोग पता है क्या, क्वेश्चन नहीं आ रहा फिर लैंग्वेज पढ़ोगे, फिर कुछ नहीं फायदा हो रहा। लैंग्वेज पढ़ के जितनी इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी थी हो चुकी है। अब आप सोचो, सॉल्व करो उसको, करो ट्राई। वाह, देख रहे हो, ये ना लिख के पढ़ने का रिजल्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटे, कर लो। ये पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, शुरू में इसकी स्पीड है 0,
एक चक्कर के बाद जब ये पार्टिकल वापस यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैंने यूज किया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को। एक रोटेशन के बाद ये 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मुझे गिवन है 2 और s कितना हो जाएगा 2 पाई r, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 पाई और r कितना था 5 मीटर्स, तो v स्क्वायर कितना आ गया 40 पाई। तो एक रोटेशन के बाद जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाय r से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा 8 पाई, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, दैट इज 2। तो इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का कितना आ गया, नेट एक्सेलरेशन आ गया अंडर रूट ऑफ a c स्क्वायर प्लस a t स्क्वायर। a c कितना है 8 पाई, सो दिस इज 8 पाई का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 64 पाई स्क्वायर। ऐसे ही छोड़ दो या 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन 1 प्लस कितना आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर, 4 को बाहर कर दो 2 अंडर रूट 1 प्लस 16, ऐसे ही छोड़ दो आंसर। वैसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग 10 के बराबर आती है, चेक करके देख लो, पाई स्क्वायर की वैल्यू नियरली 10 आ जाती है। तो मान लो यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो पाई स्क्वायर को नियरली 10 करके तुम देख सकते हो कौन सा ऑप्शन काफी क्लोज बन रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बेटे, कुछ भी नहीं था। हो गया था लावण्या? चलो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह अपना वो भी लगा सकते थे, ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, बट ये बेस्ट है ना। डायरेक्ट मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गिवन था, मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक चीज और देखना, राइट हेडिंग, finding angular velocity for general motion, finding angular velocity for any general motion। ठीक है, देखो हमने एंगुलर वेलोसिटी को इन जनरल कैसे डिफाइन किया है, डी थीटा बाय डी टी से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम इसको सर्कुलर मोशन में यूज कर रहे हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा आर करके, बट इन जनरल मैं आपसे कहूं एक पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन में ये पार्टिकल मूव कर रहा है, जब ये पार्टिकल यहां कहीं पहुंचा था a पर, इसके पास स्पीड थी v, बताओ इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा भाई, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है द रेट एट विच पोजीशन वेक्टर इज रोटेटिंग। तो भैया ये तो बताओ तुम इसकी एंगुलर वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, सिखाया था ना मैंने पिछली क्लास में, सर्कुलर मोशन में बाय डिफॉल्ट हम सर्कल के सेंटर के अबाउट बता रहे होते हैं आंसर। अब इसमें मैंने कहा यार मुझे जरा ए पॉइंट पे जब ये पार्टिकल पहुंचा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताओ, अगर मैं कहता p के रिस्पेक्ट में फिर तो आंसर आता 0, p के रिस्पेक्ट में तो इसका पोजीशन वेक्टर घूम ही नहीं रहा। लेट्स से इस o पॉइंट के रिस्पेक्ट में मुझे बतानी थी इसकी एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि ये r वेक्टर किस रेट पर रोटेट कर रहा है, यही सीखा है ना हमने। ठीक है, कैसे निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी, देखना, या तो अब तुम एक काम करो, या तो मान लो कि ये एंगल है किसी भी जनरल टाइम पे थीटा, so what will be the angular velocity of this particle when it reaches at a d theta by dt। कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं बताता हूं तुम लोगों को, जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग एंगुलर वेलोसिटी। आपको मैंने कहा इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो मीनिंग क्या है, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो चीज है क्या, ये पूछ रहा हूं कि ये रेडियस वेक्टर इस वक्त किस रेट पर घूम रहा है, मतलब अगले dt टाइम में ये अगर डी थीटा घूमा तो एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, डी थीटा बाय dt। ठीक, इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी ये रही v, ये इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी है v। तो आपने क्या किया, आपने थीटा हल्का सा dt टाइम गया, ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं फॉर बेटर डायग्राम,
तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा वी डी टी, हाँ या ना, ये डिस्टेंस वी डी टी के बराबर होगा ना। अब मैंने यहां से ऐसे इस फाइनल पोजीशन को ज्वाइन किया, तो dt टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, इसने v dt ट्रेवल किया, ये एंगल कितना रोटेट कर गया, d थीटा रोटेट कर गया। सो नाउ एंगुलर वेलोसिटी आएगी d थीटा बाई dt। यहां पे ऐसे परपेंडिकुलर डालो, ऐसे इस तरीके से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, गौर से समझते चलना। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल आएगा 90 माइनस थीटा का, ये 90 माइनस थीटा एंगल है, और ये आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला है, ये थीटा प्लस डी थीटा एंगल है, जिसको लगभग हम थीटा बोल सकते हैं। तो फिर मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना आएगा, हाउ मच विल बी दिस एंगल। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के ऑलमोस्ट पैरेलल ही है। भाई डी थीटा क्या होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल। ये मैंने ना डायग्राम यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना दिया है, dt टाइम ये इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। अगर मैं इसको इनफाइनाइटली बहुत छोटा बनाऊं, ऐसे देखना, ये रहा O पॉइंट, ये रहा A पॉइंट, हल्का सा dt, हल्का सा इसको छोटा कर दिया, तुम्हें पता है vdt तो और छोटा होगा, इसको यहां से ऐसे ज्वाइन किया, ये दोनों लाइनें तो लगभग पैरेलल ही होंगी। तो ये जो तुमने ऐसे ज्वाइन किया था, ये वाली लाइन, ये जो यहाँ ये लाइन है, ये इसके भी लगभग परपेंडिकुलर है और इसके भी लगभग परपेंडिकुलर है। यार ये वाला एंगल भी लगभग 90 है, ये भी लगभग 90 है। यार ये एंगल डी थीटा है भाई, लगभग 0 के बराबर। अगर ये एंगल लगभग 0 डिग्री है, ट्रायंगल ये जो यहाँ बन रहा है, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब तुम कह रहे हो ये यार लगभग 0 है, तो ये दोनों लगभग 90 नहीं होंगे। ओके, तो नाउ ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये चेक करोगे थीटा आ जाएगा एंगल। नाउ ये डिस्टेंस है r, और ये काम करेगा आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ कितनी आएगी, v dt इंटू कॉस थीटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, ये v dt डिस्टेंस है, तो ये आएगी v dt इंटू कॉस थीटा। तो इसका मतलब तुम d थीटा को लिख सकते हो आर्क अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ आएगी v dt कॉस थीटा अपॉन r, dt को ले आओ इधर, सो d थीटा बाई dt क्या आ जाएगा, v cos थीटा डिवाइडेड बाय r, ये आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो कुल मिला के ये नोट करो चलो पहले, फिर मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूं डायरेक्ट। समझना, बहुत ध्यान से डायग्राम बनाओ, फंडामेंटल्स को अपने दिमाग में अच्छे से जाने दो। प्रतुल बेटे ये दोनों एंगल लगभग, ये भी 90 होगा, ये भी लगभग, ये तो 90 दिखाई रखा हमने, ये भी लगभग 90 है। अच्छा, जब तुम अच्छे से डायग्राम बनाओगे ना, सामने देख, सामने समझ के फिर खुद डायग्राम बना के खुद रिकॉल करोगे ये एंगल, तो ना तुम्हारे दिमाग में अगर कोई डाउट है तो अभी आएगा सामने, यार ये एंगल कैसे हो गया थीटा, तो फिर मेरे से डिस्कस करो। हाँ जी, ये क्या है, अब ये बताना पड़ेगा, v cos थीटा बाय r, ठीक है। सो अब इसका मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट, अब एग्जाम में मान लो कभी मैंने ऐसे जनरल केस में ओमेगा पूछा, तो ये तो यूज नहीं करोगे ऐसे इतना सारा लंबा चौड़ा डायग्राम। कुल मिला के हो क्या रहा है यहाँ पे, सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड ये r है, पार्टिकल की स्पीड ऑलरेडी r के परपेंडिकुलर है, तो तुमने इस एंगुलर वेलोसिटी को डायरेक्ट क्या लिख दिया, v बाय r, v इज इक्वल टू ओमेगा r। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तुमने देखा पार्टिकल की नेट स्पीड इधर है, चेक करो पार्टिकल की नेट स्पीड किधर है, नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी इधर है। तुम्हें इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट O के रिस्पेक्ट में जो कि r दूर है, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए थी। ये एंगल मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, इसकी नेट वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू r डिवाइडेड बाय r। सर्कुलर मोशन में ये वेलोसिटी r के ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, जनरल मोशन में ये वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर नहीं है, तो नेट वेलोसिटी का वो कंपोनेंट ढूंढो जो r के परपेंडिकुलर है। तो इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी को r के परपेंडिकुलर
और आर के पैरेलल रिजॉल्व कर दो, ये आर के पैरेलल वाला कंपोनेंट, ये एंगल थीटा था, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो चेक करो ये एंगल थीटा बनेगा, आप चेक करके देख लो। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां पे क्या आ जाएगा, v cos थीटा डिवाइडेड बाय r, डन। इतना सब काम वो तो मैं तुम्हें समझा रहा था, बेसिक से लेके गया, जहां पे हमें ये पता था कि एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा बाई डी टी, और फिर डी थीटा को मैंने आर्क अपॉन रेडियस करके इस मेथड से ढूंढा, ये डी थीटा क्या होगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो मेरा आंसर जो आया वहां से मैंने अब एक डायरेक्ट रिजल्ट बना लिया कि किसी भी जनरल मोशन में अब तुम एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखोगे, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आर। इज दैट ओके? नोट कर लो इसको बेटा, ये हर नोट क्लियर है बेटा? पैरेलल, पैरेलल वो भी साइन थीटा बनेगा, वो तुम्हें बताएगा आर किस रेट पर बढ़ रहा है। पैरेलल कंपोनेंट देता है डी आर बाई डी टी, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आर देता है डी थीटा बाई डी टी। ये कंपोनेंट सर्कल में घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये कंपोनेंट इस पार्टिकल को ओ से दूर लेके जा रहा है। भविष्य एक बात बताना, मैंने कहा दिस v पैरेलल इज डी आर बाई डी टी, मतलब ये जो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है ये इस पार्टिकल को ओ पॉइंट से दूर लेके जा रहा है। समझ नहीं आया ये मुझे, पार्टिकल तो इधर जा रहा है, तुम कह रहे हो इस तरफ ये कंपोनेंट बता रहा है, पार्टिकल उधर थोड़ा ना जा रहा है, ये कंपोनेंट बता रहा है कि ये आर बढ़ रहा है, तो ये तो पार्टिकल इधर जा रहा है, तो आर बढ़ेगा। मतलब अब तुम क्या करोगे, पार्टिकल ओ, ये रहा पॉइंट ओ, ये रहा पार्टिकल, हल्के से dt टाइम में मैं नया डायग्राम बना देता हूं, मतलब फंडामेंटल्स आप अपने स्ट्रॉन्ग करो, बस मैं ये चाहता हूं, और उन्हें रिटेन करके भी रखो। पैरेलल कंपोनेंट क्या बता रहा है काव्या बेटे, द रेट एट विच डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द गिवन पॉइंट इज इंक्रीजिंग, मतलब अगले dt टाइम में इस पार्टिकल का डिस्टेंस o से v पैरेलल इंटू dt, v पैरेलल क्या है, v साइन थीटा, इतना बढ़ जाएगा। देखना कैसे, ये था पार्टिकल शुरू में यहां पर, हल्के से टाइम dt में ये पार्टिकल यहां पहुंचा, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है v dt, ये डिस्टेंस था r, ये डिस्टेंस क्या होगा r प्लस डी आर, डिस्टेंस बढ़ गया ना थोड़ा सा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा फिर से, ये डिस्टेंस r है तो ये भी डिस्टेंस r होगा, यानी ये डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना चाहिए है dr, है ना। नाउ यहां से जो तुमने v पैरेलल ये वाली लाइन बनाई ऐसे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस लगभग बराबर ही तो होगा, ये दोनों लगभग पैरेलल ही तो है, मैंने बोला ना दिस एंगल इज नियरली 0 डिग्री, तो ये और ये डिस्टेंस कितना आएगा, अगर ये v dt है तो ये आएगा v परपेंडिकुलर इंटू dt, ये आएगा v पैरेलल इंटू dt, ये पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट है v dt, ये नेट डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है r के, और ये पैरेलल कंपोनेंट है। तो वेक्टर्स में करते नहीं जैसे ऐसे ज्वाइन कर दें इसको, तो अब एक वेक्टर ये रहा ऐसे, एक उसका ये कंपोनेंट है, एक इसका ये कंपोनेंट है ऐसे, ठीक है, तो इसको हम ऐसे कंप्लीट करके ऐसे दिखा सकते हैं। तो कायदे से यहाँ पे ये वाला टर्म मुझे दिखा रहा था कि आर कितना बढ़ा, उसी चीज को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। ये क्या है, नेट डिस्प्लेस, ये डिस्टेंस क्या आएगा v dt, ये कितना आएगा v परपेंडिकुलर इंटू dt, ये क्या आएगा v पैरेलल इंटू dt, v पैरेलल इंटू dt, ये और ये बराबर ही होंगे, और वही तो ये था dr क्या है, इस पार्टिकल का डिस्टेंस o से कितना अगले dt टाइम में बढ़ गया, dr। ऐसे फंडामेंटली जो सीखेगा, हर चीज को ब्रेक करके माइन्यूट लेवल पे सीखेगा, वो जेई एडवांस भी क्रैक करेगा, और जेई मेन तक उतना ही काफी है, बस सर हो गया, अच्छा परफेक्ट, उतना भी कर लो तो बहुत अच्छा है। एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आर, खत्म। कैसे, आप देखो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इसको सर्कल में घुमा रहा है, और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इसको ओ से दूर लेके जा रहा है। इट्स ओके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखना इंटरेस्टिंग,
ये ऐसे वॉल है, ठीक है संप्रीत बेटे, ये ना कहना वॉल ऐसे कब से होने लग गई। भाई हमारा व्यू पॉइंट, हम टॉप से देख रहे हैं, एक दीवार है ऐसे, ठीक है, ये एक लेजर लाइट का सोर्स है ऐसे, इसमें से लाइट निकल के यहां पे जाके गिर रही है दीवार पे 10 मीटर दूर, ठीक। ये ऐसे लाइट टॉर्च ऑन करी तो टॉर्च से ऐसे, ये मैंने यहां से ये टॉर्च है मान लो, ये मैंने टॉर्च ऑन करी तो इसमें से लेजर लाइट निकल के वहां स्पॉट बनेगा सामने। अब मैंने इसको टॉर्च लाइट को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे घुमाना शुरू कर दिया ऐसे, तो दीवार पे स्पॉट का क्या होगा, दीवार पे स्पॉट चलेगा ना ऐसे, ठीक है। जब ये स्पॉटलाइट, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे घूम रही है, जब ये स्पॉटलाइट रोटेट करके ऐसे हो गई इस तरीके से, स्पॉट यहां पहुंच गया, जब ये एंगल हो गया, जिस समय मान लो कुछ भी ले लो इसको 30 डिग्री ले लो इसको, ये स्पॉटलाइट घूम रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू वी गेट एक 2 रेडियन पर सेकेंड पे घूम रही है ये। तो इस वक्त मुझे इस स्पॉट की इस तरफ वाली वेलोसिटी बतानी है, इस स्पॉट की वेलोसिटी क्या है इस वक्त जब ये स्पॉटलाइट 30 डिग्री पर है। ओके, अब बताओ। क्वेश्चन लिख लो। A spotlight is rotating, a spotlight is rotating at a constant angular velocity of 2 radians per second. A spotlight is rotating at a constant angular velocity of 2 radians per second. Find speed of light spot on the wall at the given instant. At the given instant मतलब जब ये 30 डिग्री एंगल पर था इस वक्त। करो ट्राई, दिमाग लगाओ, ध्यान से देखना इधर, मैं बताता हूं। आपने क्या किया, सुनो मेरी बात, कॉन्सेप्ट है इसमें काफी अच्छा, सुनो ध्यान से। आप नॉर्मल जो भी सीखा था चले, आपने कहा ये स्पॉटलाइट की वेलोसिटी है v, और ये अच्छे से अच्छे बच्चे गलती करते हैं इस पे, गौर से सुनते चलना ध्यान से। आपने कहा ये वेलोसिटी v है, आपने इस वेलोसिटी को तोड़ दिया इधर, ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट आपने तोड़ा इसको, ठीक। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये 60 आएगा, ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 30 आएगा। आपने कहा भाई ओमेगा होता है वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आर, ये आर का काम करेगा। आर इस राइट एंगल ट्रायंगल से तुम ढूंढ ही लोगे, cos 30 कितना होगा, 37 ले लेते हैं, चलो थोड़ा इजी हो जाएंगी कैलकुलेशन, cos 30 क्योंकि रूट वगैरह आ जाएगा, तो दिस एंगल इज 37। cos 37 कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय आर। cos 37 कितना होता है 4/5, दैट इज 10 अपॉन आर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 50/4 आ गई, यहां पे रख देंगे। और ये v परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, v cos 37, सो दैट इज v cos 37 डिग्री डिवाइडेड बाय 50/4, ये आ जाएगा 4v/50। cos 37 कितना, फिर से 4/5, और ओमेगा कितना है 2, तो यहां से v कितना आ गया 500/16 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आई हमारे पास, ये गलत है।
ये मैं आपको अगर ऐसा कहता कि ये एक पार्टिकल है, ये लाइट स्पॉट नहीं है, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, तो ठीक इस वक्त, और एंगुलर वेलोसिटी ये दे देता 2, तो मैं आपसे कहता कि बताओ ठीक इस वक्त ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, देन इट वाज ओके, आप सॉल्व कर लेते। आप गौर से बातों को समझना, इसको नोट करो और कट करो, मैं बताता हूं वजह इसकी आपको। हाँ हाँ, रेडियंस पर सेकेंड है, वो तो लिखा ही है हमने। यार प्लीज प्लीज, मैं इतनी आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो यार, प्लीज मैं ये यूनिट्स में घुमाने के बोलूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो प्लीज। रेडियन में ही तो होता है, और ओमेगा किस में लेते हैं, इधर इधर नोट करो प्लीज। मतलब मैं यूनिट्स में हेरा फेरी करके बोलूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सोचो बेटा, समझो, ध्यान दो, नोट करो इसको। पार्टिकल चल रहा होता v स्पीड से, जैसा पिछला क्वेश्चन अभी किया, पार्टिकल चल रहा था, तो जैसे जैसे पार्टिकल चल रहा था ये रेडियस वेक्टर घूम रहा था, ठीक है। यहां पे ये स्पॉटलाइट को घुमा रहे हैं, ये स्पॉटलाइट घुमा रहे हैं, और वो लाइट स्पॉट है जो उधर भाग रहा है, ठीक है। वहां पर पार्टिकल अपने पर्टिकुलर स्पीड में जा रहा था, ओमेगा लगातार बदल रहा होगा, v मैंने कांस्टेंट लिया था पीछे, यहां पे ओमेगा को लगातार, ओमेगा को कांस्टेंट रख के मैं इसको घुमा रहा हूं, आप ध्यान से समझना इसको। मैं इस डायग्राम को वो बेसिक फंडामेंटल से बनाता हूं जरा, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, आंसर क्या आया हमारा 500/16। पीछे हमने क्या करा था, पीछे हमने ऐसे करा था कि ये था पॉइंट O, ये ऐसे फिक्स एक लाइन ले ली थी हमने, यहां था पार्टिकल, ये एक पार्टिकल था, ठीक। पार्टिकल की स्पीड मुझे पता थी कि पार्टिकल उस लाइन के अलोंग v स्पीड से जा रहा है, मुझे पता था। तो मैंने कहा हल्के से टाइम में पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस मुझे पता थी, कितनी थी ये डिस्टेंस, v dt। तो फिर मैंने यहां से ऐसे ज्वाइन करा, मैंने कहा ये डिस्टेंस r है, ये परपेंडिकुलर ऐसे डाला, तो ये v dt का कंपोनेंट आया, दिस एंगल वाज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा बना था, वो तो अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। थीटा 90, 90 माइनस थीटा 90, तो वो थीटा, तो आपने लिखा था v dt cos थीटा, तो आपने लिखा था d थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क लेंथ क्या आई थी, v dt cos थीटा डिवाइडेड बाय r, यही था ना। तो यहां से तुमने बोल दिया वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय r इज एंगुलर वेलोसिटी। अब जरा इधर यही काम करें, जरा हम जो हमने ये नोट करा है, जरा यही काम यहां पे करें हम। गौर से देखना कहां गलती हो गई हमसे, जो हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया। इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन था कि पार्टिकल इज मूविंग एट अ वेलोसिटी v, तो मैंने पार्टिकल की वेलोसिटी का कंपोनेंट करा। यहां पर ये दीवार है, ये ऐसे यहां पर स्पॉटलाइट है जो कि एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे घूम रही है, हमें गिवन है ओमेगा कांस्टेंट है, यहां पे ये गिवन है हमें, ठीक। तो किसी जनरल टाइम पर स्पॉटलाइट ऐसे थीटा घूमी हुई थी, तो दिस एंगल वाज थीटा। अगले dt टाइम में अब ये स्पॉटलाइट कितना घूम जाएगी, d थीटा, और d थीटा बाई dt मुझे पता है ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड। सो अगले dt टाइम में जब ये d थीटा घूमेगा, तो ये स्पॉट यहां से यहां पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं, ये एंगल कितना है, d थीटा है, ठीक। तो ये स्पॉट यहां, यानी कि ये डिस्टेंस अब कितना आएगा, यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस आएगा हमारे पास, ये d थीटा एंगल है और ये r है, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस आएगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर डी थीटा, हाँ या ना, आर डी थीटा डिस्टेंस आएगा यहां पे, तो क्योंकि ये एंगल d थीटा घूम गया ना यहाँ पे, तो ये स्पॉट यहां से यहां पहुंचना चाहिए था इस जगह, ये तो हवा में है, तो स्पॉट यहां पे आगे चल के इस जगह पे लाइट प्रोजेक्ट करेगा, क्लियर। अब जब ये स्पॉट यहां पहुंचेगा, एक सेकेंड रुकना, मतलब अगले dt टाइम में ये स्पॉट ऐसे घूमा, ये रोटेट करा बाय एन एंगल डी थीटा एंगल घूम के यहां, ये नेट मोशन है इसका इस तरफ,
मतलब अगर मान लो मैं यहां पे दीवार की जगह एक सर्कुलर स्क्रीन लगा देता, ये दीवार ना होती, ये सर्कुलर एक स्क्रीन होती, यहां पे आर रेडियस की एक स्क्रीन आ रही होती, तो फिर ये स्पॉट यहां से उस स्क्रीन पे चल के यहां पहुंच जाता, इस जगह आता है स्पॉट, है ना। अब इसे मैं अगर आगे एक्सटेंड करूंगा तो बेसिकली ये स्पॉट पहुंचा होगा यहां पर, ठीक है। तो ये नेट वेलोसिटी आ रही है इसकी इस डायरेक्शन में, आर डिस्प्लेसमेंट सॉरी आर इंटू डी थीटा, और ये डिस्टेंस हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, 10 मीटर। तो अब ये जो एंगल यहाँ पे ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये जो कंपोनेंट आएगा ना, आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा कॉम्पोनेंट बनेगा ये। मतलब ये डायग्राम यहाँ पे ये एंगल ना 90 डिग्री नहीं बनाना चाहिए हमें, क्योंकि ये डी थीटा घूमा है, तो ये इस तरह से ऐसे कहीं जाएगा ऐसे, तो आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अब ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, ये उस क्वेश्चन में नेट डिस्प्लेसमेंट ये था वीडीटी, इस क्वेश्चन में नेट डिस्प्लेसमेंट इधर को है, दिस इज आर डी थीटा। ओके, सो ये आर डी थीटा ऐसे डिस्प्लेसमेंट है, और ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा है, तो आर डी थीटा इंटू, एक मिनट और रुकना जरा, अगर हम ऐसे ये दूसरा व्यू बनाते हैं वॉल यहां पे लाइट स्पॉट, मैं आपको एक और व्यू से इसको समझाता हूं आपको, ठीक है। इसको हमने रोटेट करना शुरू किया, ये जब किसी जनरल एंगल पर ऐसे पहुंचा, जनरल एंगल पर, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, तो आर डी थीटा, और ये यहां पहुंच जाएगा स्पॉट इस जगह पर, ये यहां पहुंचेगा स्पॉट, तो फिर इसकी शैडो जानी चाहिए इस जगह पर, तो 90 डिग्री एंगल तो यही बन रहा है इस जगह पर ना, आर डी थीटा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, सुनना ध्यान से, ये आर डी थीटा आ गया, यही 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये आर डी थीटा है, व्हाट वी विल राइट, कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया ना स्पॉट का डीएक्स, है ना, जो हमने पहले वो वी डी टी माना था फिर उसका कंपोनेंट किया था, ये कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज आर डी थीटा बाय dx, ये आएगा कि नहीं आएगा, आप लिखोगे दिस cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज आर डी थीटा बाय dx, तो यहां से dx हमारे पास क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा आर डी थीटा बाय cos थीटा, इसको इधर ले गए, नाउ dx अपॉन dt मुझे इस स्पॉट की वेलोसिटी देगा, ठीक, सो dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v, दैट इज इक्वल टू आर डी थीटा बाय dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये आएगी। नाउ cos थीटा मैं यहां से निकाल लूंगा, दिस cos थीटा इज इक्वल टू 10 बाय आर आएगा, दिस इज 10 बाय आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 बाय cos थीटा, सो आर की वैल्यू अगर मैंने 10 बाय cos थीटा यहाँ पे रखी, तो दिस इज 10 ओमेगा बाय cos थीटा इंटू cos थीटा कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, सो ये आ जाएगा 10, ओमेगा कितना दे रखा है 2, और थीटा था 37, सो cos 37 कितना आएगा 4, 16 बाय 25, ये सेम ही आंसर बन रहा है, 5 वहां क्या आंसर बना था, कहीं कोई मिस्टेक है, क्योंकि उसको ना एक बार आप नोट तो करो, खैर इसको तो नोट करो, मैं बताता हूँ उस चीज को ना आपको, एक बार नोट करो, ठीक है। अब जरा इसको एक और डिफरेंट वे में देखना, गविश कहीं कोई गलती तो नहीं लग रही ना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं लग रही, पहले हमने किया दोबारा किया सेम आंसर, अब एक तीसरा तरीका भी देखो, ये फिक्स पॉइंट है ए, ये है बी, ये दूरी x है, स्पॉट की दूरी किसी जनरल टाइम पे यहां से x, सो dx बाई dt को मैं स्पॉट की वेलोसिटी बोल सकता हूं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, है ना, फिक्स जगह से आपकी दूरी x है, तो dx बाई dt क्या होगा, आपकी वेलोसिटी। अब एक डिफरेंट वे में चलते हैं, चलो tan थीटा को मैं x अपॉन 10 लिख सकता हूं, ठीक,
सो व्हाट आई हैव रिटन, tan थीटा इक्वल टू x अपॉन 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 टाइम्स tan थीटा। जरा इससे देखते हैं क्या आंसर बनता है। इस इक्वेशन को जरा दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो dx अपॉन dt कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये tan थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय dt। इससे भी मुझे लग रहा है सेम आंसर ही बनेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा सेम ही आंसर आ रहा है। 10 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई dt बना, ठीक है। मतलब पहला वाला मेथड भी फिर गलत नहीं था, मतलब वहां पे जो एक मिस कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में आता है वो मैं आपको फिर समझाऊंगा आराम से एक बारी। जो मिस कॉन्सेप्ट आता है वो एक्चुअली मैंने सही करके ही सॉल्व कर दिया उसको। सो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई, ये भी एक अप्रोच है सॉल्व करने की। सीकेंड स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, 10, डी थीटा बाई dt क्या हो जाएगा बेटे, ओमेगा। सीकेंड स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, सेम आंसर ही आ रहा है 10 ओमेगा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई विल कम टू दैट। कई बार ना वो भी याद रखना पड़ता है गलती क्या हुई थी, वो मैं स्किप कर गया कि गलती क्या हुई थी, वो पहले मेथड को कट मत करो। सो हर बार आंसर हमारा तीनों में सेम ही आया ना, हो जाता है कभी कभी, बट मैं बताऊंगा ढूंढ के कि क्या गलती होती है, वो तुम लोग को बताऊंगा मैं। ये मेरे दिमाग में रहेगी, जो मिस्टेक होती है ना वो मुझे पता लग गया है, बट वो अभी मैं आपको नहीं, वो आर्क लेंथ बच्चे मिस्टेक करते हैं। मतलब होता क्या है, आइडिया दे रहा हूं, बट अभी क्योंकि आपने इतना डिटेल में समझा है ना, आप कहोगे सर ये मिस्टेक हम थोड़ा ना करेंगे, और फिर जब आप करोगे तो मैं आपको रियलाइज कराऊंगा, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज, इस तरह से जैसे आगे जाके क्वेश्चन आता है, ऐसे हम जनरल एंगल थीटा पे जाते हैं, यहां से एक जनरल डिस्टेंस एल लेते हैं, ये जनरल डिस्टेंस लेते हैं हम dl, ये एंगल लेते हैं d थीटा, ये डिस्टेंस है मान लो r। तो बच्चे क्या लिखते हैं, d थीटा, दिस एंगल इज dl अपॉन r। ये वो मिस्टेक थी जो वहां मैंने वो करी नहीं, पहले मैं वो मिस्टेक करना चाह रहा था, बट वो एक्चुअली ट्राइंगल ही बना दिया प्रॉपर, तो मैंने भी वो सही लिख के ही कर दिया। बच्चे कहते हैं d थीटा इज dl बाय r, और ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, करते हैं अच्छे अच्छे बच्चे भी। अभी आप कहोगे सर ये तो गलत है ही है, वंश गलत है ये, क्यों, डीएल नहीं लेना चाहिए था हमें यहाँ पे, हमें यहां से इसके परपेंडिकुलर जाना चाहिए था, हमें डीएल का ये कंपोनेंट लेना चाहिए था। ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो डीएल का जो इधर कंपोनेंट आएगा, लेट मी कॉल इट एज फिलहाल डीजेड, तो ये गलत है। मैं वही मिस्टेक वहां करना चाह रहा था, बट वो करी नहीं मैंने, डीजेड बाय आर, ये हो जाती है गलती, ठीक है। तो ये ध्यान, इसको भी नोट कर ही लो, क्योंकि वो ट्रायंगल ना बना दिया प्रॉपर, और फिर जल्दीबाजी में मैंने भी वहां पे वो प्रॉपर सही वाली वैल्यू लेके ही आंसर दे दिया आपको पहले वाले मेथड में। शीट के डाउट्स बताओ बेटे, जो लास्ट वो फ्रिक्शन वाली थी ना शीट, उसके पहले कर ले, कल हम कर लेंगे उसको डिस्कस बेटे। जो एलओएम तुम वही कह रहे हो ना, जो पीछे छूटे हुए क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखना बेटे एक बारी। अच्छा थर्ड के आंसर, चलो देख लेते हैं एक बारी। देखो इधर थर्ड क्वेश्चन में बेटे बातें नहीं, ये एंगल हमें दिया है थीटा, ये एक ब्लॉक है 2 kg का, 4 kg का, और ये पीछे एक और ब्लॉक है, दिस इज ऑफ मास 2 kg। अगर दोनों पे म्यू सेम होता तो गौरांश फिर क्या होता, मान लो इस जगह और इस जगह दोनों जगह पे म्यू की वैल्यू होती 0.2 0.2। ध्यान देना बेटा इधर बातें नहीं। सबसे पहले ना तो तुम चेक करोगे, क्योंकि यहां पर ये ब्लॉक सिर्फ अपने वेट और फ्रिक्शन उन्हीं के इफेक्ट में चलेंगे, तो ये एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने रस्सी वगैरह लगा दी, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, फिर तुम चेक करो ड्राइविंग फोर्सेस बड़े हैं या अपोजिंग बड़े हैं। इस केस में तो सिंपली देखो क्या tan थीटा म्यू से बड़ा है, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है
tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 यानी 1/1.732 अप्रोक्सीमेटली 0.6 मैं रफ वैल्यू दे रहा हूं। तो इसका मतलब यहाँ पे tan थीटा म्यू से बड़ा है। इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक चलेंगे तो पक्का, रेस्ट पे नहीं। मान लो मैं म्यू की वैल्यू दे देता 0.8 और 0.9, फिर तो कुछ होता ही ना, दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे पड़े रहते। ठीक, आकृति ध्यान दे बेटे, दोनों पे म्यू सेम है। गौरांग फिर क्या होगा बेटे? तो दोनों के बीच धक्का मुक्की नहीं होगी। तुम लोग दो दोस्त हो या दो कारें हैं, ऐसे दोनों कारें एक साथ स्टार्ट हुई और दोनों कारें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाना चल रही है, टच कर रही है एकदम बम्पर टू बम्पर। तो टच कर रही हैं, फिर भी सेम एक्सेलरेशन है, तो धक्का तो नहीं मारेगी ना पीछे वाली कार। आगे वाली कार तेज जाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, चली जाएगी, पीछे वाली तेज नहीं जा सकती। इस केस में म्यू की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा से श्वेया सुनो बेटे ध्यान से, नीचे स्लिप करेंगे। श्वेया आप बताओ, व्हाट इफ ये 0.2 है और ये 0.4 है? अब बोलो बेटे, श्वेया आप बोलोगे अब क्या होगा बेटे? बहुत बढ़िया। तो इनके बीच में ये ऐसे का मतलब है, तुम कह रहे हो ये ऊपर चला गया, ऐसा नहीं है, ये तेज चलेगा, ये स्लो चलेगा। आगे वाला तेज जा सकता है, दो कारें खड़ी है, आगे वाला तेज चलना चाहता है चले, पीछे वाला तेज नहीं चल पाएगा, वो तो फिर आगे वाले को धक्का मारेगा। तो इस केस में दोनों ब्लॉक्स अपने अपने एक्सेलरेशन पे चलेंगे। ये चलेगा जी साइन थीटा माइनस 0.2 इंटू जी कॉस थीटा से, ये जी साइन थीटा माइनस 0.4 इंटू जी कॉस थीटा से। म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा, एक्सेलरेशन उतना कम, तो ये धीरे चलेगा, ये तेज, बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं आएगा। दोनों के एक्सेलरेशन आप जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा से बता दोगे। अगर ये उल्टा हुआ, अब गौरांश क्या होगा बेटे? अब 2 kg ब्लॉक 4 kg ब्लॉक को पुश करेगा, धक्का मारेगा, क्योंकि अब वो तेज जाना चाहता था, वो अलाउड नहीं है। अब तुम इन दोनों को एक सिंगल बॉडी ट्रीट कर सकते हो, बिकॉज नाउ बोथ आर मूविंग टुगेदर विद द कॉमन एक्सेलरेशन। तो तुम चाहो तो तुम बोलो खाली 4 kg को सिस्टम ले लो, खाली 2 को ले लो, तो नॉर्मल फोर्स 2 4 को ऐसे धक्का मारेगा n का, तो 4 2 को वापस ऐसे नॉर्मल फोर्स देगा n। ठीक, 4 kg ब्लॉक की क्या इक्वेशन बनेगी? 4g साइन थीटा प्लस n माइनस क्या आएगा 0.4 इंटू 4g कॉस थीटा इज इक्वल टू 4a। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 2g साइन थीटा माइनस n माइनस 0.2 टाइम्स 2g cos थीटा इज इक्वल टू 2a। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, a आ जाएगा। मेरी बात गौर से सुनना, खाली 4 kg ब्लॉक को सिस्टम मान के इक्वेशन लिखो, खाली 2 kg ब्लॉक को सिस्टम मान के इक्वेशन लिखो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके जो इक्वेशन आएगी ना, वो वही होगी जो तुम इस पूरे को सिस्टम मान के बनाते। ये होगा हमेशा, ठीक है। और सिस्टम मैं तभी मानूंगा व्हेन दे बोथ आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। अगर m1 का एक्सेलरेशन a1 है, m2 का a2, आई विल नॉट ट्रीट इट एज अ सिस्टम। गलत नहीं है वो चीज, लेकिन वो सेंटर ऑफ मास पे हमें ले जाएगी। नोट करो इसको। और कौन सा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स सब हो सकता है, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ऑल द अबव। अरे निगेटिव तो बल्कि ज्यादा कॉमन है, तुम्हारा सवाल होना चाहिए था पॉजिटिव कैसे हो सकता है। तुम बोलो पॉजिटिव कैसे हो सकता है यार? फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क, तो वो तो ये मैंने अपना हाथ ऐसे चलाया, नेगेटिव वर्क हुआ। मेरा हाथ किधर जा रहा है? राइट। फ्रिक्शन किधर लग रहा है? लेफ्ट। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है। ये मैं वर्क पावर एनर्जी में सिखाऊंगा, ठीक है। पॉजिटिव तुम बातें ना आई, ये ब्लॉक लो यार, बहुत बातें करते हो तुम तरन। ये ब्लॉक है, इसके ऊपर तुमने एक और ब्लॉक रखा, इसको तुम पुल कर रहे हो बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ। स्लिपिंग नहीं हो रही दोनों के बीच में, या स्लिपिंग हो भी रही है। इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। इस पे किधर लगेगा? पीछे। ये भी किधर जा रहा है? राइट। ये भी किधर जा रहा है? राइट। नाउ
ये ब्लॉक किधर जा रहा है, राइट, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, लेफ्ट, तो इस फ्रिक्शन का वर्क डन इस ब्लॉक पे होगा नेगेटिव, और इस फ्रिक्शन का, वही एक्शन रिएक्शन है, इस फ्रिक्शन का वर्क डन इस पे होगा पॉजिटिव। तो फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है तुम किस ब्लॉक पे ढूंढ रहे हो। फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रिक्शन का वर्क जीरो भी हो सकता है। ठीक है, मान लो ये ब्लॉक चलते ही ना, तो फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो आता। ओके, और कौन सा, 17 किया है, यहां से ही मजे ले रहे हो, पूछ रहे हो। ठीक है, ये देखो, on the horizontal surface of a truck mu is 0.6, a block of mass 1 kg is placed if the truck is accelerated at the rate of 5। ये ऐसे ट्रक है, ठीक है, दिस इज मूविंग एट व्हाट एक्सेलरेशन, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये ब्लॉक पड़ा है। ठीक, इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है, म्यू एन, दैट इज 0.6 इंटू एम जी। इस ब्लॉक को कौन चलाएगा, फ्रिक्शन ही तो चलाएगा। ट्रक आगे चलेगी तो उसमें रखे सामान को भी आगे कौन लेके जाएगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता, ट्रक निकल जाती, ये ब्लॉक यहीं पे गिर पड़ता नीचे। तो ब्लॉक को कौन चला रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, यहां तक। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, एम और एम कट गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका आ सकता है 6। तो जब तक इस ट्रक का एक्सेलरेशन 6 से कम है, ब्लॉक साथ चलेगा उसी एक्सेलरेशन से, और फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना जरूरत है। ये 5 से जा रहा है, यहां पे फ्रिक्शन इसको 6 तक चला सकता है, बट जरूरत अभी 5 की है, क्योंकि ट्रक को तुमने 5 से चलाया है, तो सामान को भी तो 5 से ही चलना होगा साथ में। ये थोड़ा ना फ्रिक्शन 6 तक, तो 6 से जाके टक्कर मारेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इस पे कैसा लगेगा, स्टैटिक, और ये फ्रिक्शन फोर्स इसको क्या एक्सेलरेशन देगा, 5 का, इतना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, सो द डिस्टेंस दैट द ब्लॉक विल 17 सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक का मास कितना है 1, तो 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पे। बस, फ्रिक्शन जा सकता है 6 न्यूटन तक, जरूरत ही नहीं है। जब तुम इस ट्रक को एक्सेलरेट करोगे 7 से, क्या होगा तरन, इस ट्रक को अगर मैंने 7 से एक्सेलरेट करा तो क्या होगा, फिर इस पे फ्रिक्शन 6 लगेगा। ट्रक जाएगा, रक्षिता सुनो बेटा ध्यान से, ट्रक जाएगा 7 से, ब्लॉक जाएगा 6 से। मतलब अगर तुम ट्रक पे खड़े हो जाओगे तो ब्लॉक तुम्हें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पीछे जाता दिखेगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी देर के बाद गिर गया। ठीक है, तो वो आप सॉल्व कर लेना फिर, समझ गए ना। हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे ही मजे में थोड़ा ना पूछूंगा, मैं फिर डेटा दूंगा सारा जो भी रिक्वायर्ड है। और कौन सा, 18th, 18th देखो, एटीन, ये कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट को तुम नथिंग बट एक मूविंग ब्लॉक मान सकते हो, जो कि एक 2 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा है। इट इज मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, कन्वेयर बेल्ट। जैसे एयरपोर्ट पे होता है ना, ऐसे बेल्ट चलती रहती है, आपका सामान आया, दूसरे का तो नहीं उठाते ना सामान, ठीक है, आपका सामान आया आपने उठाया, तो दैट इज कन्वेयर बेल्ट। अब वहां पे तो रबर की शीट्स लगी होती है, सामान रखते ही ऑलमोस्ट ना के बराबर स्लिपिंग होगी, है ना, और वो चलती भी बड़ी स्लो है। 2 मीटर पर सेकंड तो ठीक ठाक स्पीड हो गई, 2 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में ये 2 मीटर, वो बेल्ट तो बड़े आराम से चल रही होती है। हालांकि 2 मीटर पर सेकंड भी कोई बहुत तेज तो नहीं है। एनीवेज, हमने इस पे एक ब्लॉक को जेंटली ड्रॉप किया, ब्लॉक की स्पीड क्या है 0। हम देख रहे हैं फिलहाल ग्राउंड फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं। तो जैसे ही तुम इस ब्लॉक को इस मूविंग कन्वेयर बेल्ट पे रखोगे, आरजू क्या होगा, नहीं ये मैंने कहा आरजू क्या होगा, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो भाई, आंसर दो। अच्छा श्रेया बेटे बोलो, क्या होगा, ब्लॉक कौन लेके जाएगा पीछे इसको, कहां लगेगा फ्रिक्शन, बेल्ट किधर जा रही है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा ब्लॉक पे,
तो पीछे कौन लेके जाएगा ब्लॉक को? आंसर देने से पहले कहा है ना, खुद से तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा थोड़ी देर। बेल्ट किस स्पीड से चल रही है? 2। इसकी स्पीड क्या है? 0। तो ये बेल्ट और ब्लॉक के बीच में ऑलरेडी रिलेटिव मोशन है, इसलिए फ्रिक्शन तुरंत क्या आएगा? काइनेटिक। ब्लॉक पे किधर लगेगा? आगे। बेल्ट पे किधर लगेगा? पीछे। तो बेल्ट स्लो डाउन होना चाहेगी, बट वो मोटर वगैरह लगी है, तुम ये ब्लॉक जैसे ही रखोगे मोटर पे लोड बढ़ जाएगा, लेकिन मोटर इसकी वेलोसिटी को मेंटेन रखेगी। तो इसलिए इस बेल्ट का डिस्कशन मुझे नहीं करना। ये फ्रिक्शन कैसा है? काइनेटिक। तो तुरंत कितना आएगा? म्यू एम जी दैट इज इक्वल टू एम ए। यही तो नेट फोर्स है। एन इज इक्वल टू एम जी तो बैलेंस ही है। तो ये ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से आगे भागेगा? म्यू जी। कब तक सात्विक बेटे, कब तक इस ब्लॉक पर ये फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक रहेगा? फिर मैंने पूछा ना उससे, जब तक रिलेटिव मोशन है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक की स्पीड को बढ़ा के जैसे ही 2 कर देगा, फ्रिक्शन का काम खत्म। फ्रिक्शन का काम क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना या रोक देना। तो जब ये ब्लॉक की स्पीड आ जाएगी, आगे जाके यहां पे ब्लॉक पहुंचेगा, ब्लॉक की स्पीड अब आ गई 2। अब ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा खत्म। क्यों खत्म? बेल्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो ब्लॉक को भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगना चाहिए, है ना? तो अब इस ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इसकी स्पीड 0 से बढ़ के कितनी हो गई? 2। कितने एक्सेलरेशन पे? म्यू जी। तो यूज करो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का। फाइनल स्पीड इसकी 2 है तो 4 आ गया। एक्सेलरेशन इसका म्यू जी है, म्यू कितना दे रखा है? 0.5। तो ये 5 आएगा इंटू 5। डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस यहां से कितना आ जाएगा? 4/10, 0.4 मीटर। तो ये ब्लॉक ग्राउंड फ्रेम से कितना ट्रेवल करेगा? 0.4 मीटर। बट हमसे तो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ब्लॉक विल मूव रिलेटिव टू द बेल्ट। ये तो गलत कर दिया हमने। मतलब क्वेश्चन ठीक है, मतलब हमने लेकिन जो ढूंढा वो तो पूछा ही नहीं था हमसे। अब फालतू में नहीं सॉल्व करा, मुझे पता था, कल शाम वाले बैच में भी सॉल्व करा है। सो ये हमने क्या ढूंढ लिया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड, शिवांश इधर ध्यान होना चाहिए बेटे, कितनी बार समझाया है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान सामने। ग्राउंड फ्रेम से आपको इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ते बढ़ते क्या दिखाई देगी? 2। तो ये डिस्टेंस ग्राउंड फ्रेम से है ना? हमें इसको सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो ये रही बेल्ट। नाउ विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, बेल्ट फ्रेम से क्या दिखाई देगा? प्रतुल आप बोलो। मान लो अब तुम बेल्ट पे खड़े हो ऐसे, ये रही बेल्ट। प्लीज बेटा, मैं किसी से भी पूछूं तुमने आंसर देना है, नाम लेके पूछ रहा हूं स्पेसिफिकली। यस, नहीं। भव्या क्या दिखाई देगा बेल्ट के फ्रेम से देखोगे तो? अब ये बेल्ट तुम्हें दिखाई देगी रेस्ट पे। ये बेल्ट तुम्हें कैसे दिखाई देगी? रेस्ट। ये बेल्ट अब एक टेबल की तरह है, रेस्ट पे तुम्हें दिखाई देगा एक ब्लॉक को इस पर 2 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट को किसी ने धक्का मार दिया। एक्चुअल में बेल्ट की वेलोसिटी 2 थी, ब्लॉक की 0। तुम्हारी वेलोसिटी 2 है, सामने वाले बंदे की 0। तो तुम क्या कहोगे? तुम तो बोलोगे ना इसकी वेलोसिटी 2 पीछे है। तो बेल्ट के फ्रेम से ये मोशन अलग दिखेगा। बेल्ट के फ्रेम से लगेगा कि जैसे कोई टेबल है, टेबल पे, जैसे घर पे तुम्हारे टेबल है, तुमने टेबल पे कोई ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकंड से स्लाइड करा दिया, तो क्या होगा? फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन चाहे तुम एक्चुअल फ्रेम में देखो चाहे बेल्ट के फ्रेम में, वो सेम दिखेगा। जब तुम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते हो तो तुम्हें वेलोसिटीज अलग दिखती हैं, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट्स अलग दिख सकते हैं, लेकिन फोर्सेस वही दिखते हैं। हाँ, शूडो भी आ जाता है, लेकिन इस केस में नहीं आएगा क्योंकि बेल्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट थी। बेल्ट एक्सेलरेटेड होती तो मैं शूडो फोर्स भी लगाता, लेकिन बेल्ट तो एक्सेलरेटेड नहीं है।
ओके तो सूडो का, तो कीप दिस इन माइंड। आप ग्राउंड फ्रेम से देखो या किसी मूविंग फ्रेम से, फोर्सेस सिमिलर दिखेंगे। हाँ, मूविंग फ्रेम एक्सेलरेटेड है तो उन सारे फोर्सेस के अलावा सूडो भी आएगा। तो ग्राउंड फ्रेम, बेल्ट के फ्रेम से मोशन बड़ा आसान है। जैसे किसी ने टेबल पे ब्लॉक को स्लाइड करा दिया हो, तो क्या होगा, ये फ्रिक्शन इसको यहां पे पहुंच के रोक देगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो फिर से यूज करो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल फोर्स स्क्वायर, एक्सेलरेशन इस बार ही हो जाएगा -5, +5 की जगह -μg, क्योंकि बेल्ट के फ्रेम से ये ब्लॉक जा रहा है लेफ्ट और फोर्स है राइट, तो रिटार्ड करेगा। तो -5 इंटू एस, सॉल्व करोगे एस आएगा उतना ही, कितना आएगा यहां पे, अच्छा 2 मीटर पर सेकंड था ना ये, दिस वाज 2, तो 4/10 आएगा, सेम आंसर। चांस की बात है, जरूरी नहीं है हर बार तुम्हें ग्राउंड फ्रेम से और बेल्ट फ्रेम से सेम आंसर मिले, इस क्वेश्चन में मिल रहा है, बट एक्चुअली पूछा हमसे वो गया था। अब बाई चांस दोनों सेम आ रहे हैं तो ये नहीं कहना फिर सर क्या हम ग्राउंड फ्रेम से ही क्या आंसर बता दें, इट इज नॉट नेसेसरी। मैं इस पे एक दो और फोर्सेस लगा दूं, फिर ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट शायद अलग अलग दिखे। ओके, चलो बाकी कल कर लेंगे डिस्कस हम। आज आप ये सर्कुलर मोशन के दोनों लेक्चर अच्छे से रिवाइज करो, एक एक पॉइंट, और जो असाइनमेंट शीट में से सबके पास है ना वो नोट्स, नहीं तो आप ले लो, जिसके किसके पास नहीं है आप लोग ले लो, और फिर उसमें से मैं काम कुछ दूंगा थोड़ा सा ही, मेनली काम यही है आप दोनों लेक्चर्स रिवाइज करो।